बीएसटी पॉइंट में आप सभी साथियों का स्वागत है। और आज से हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं या पीछे पूछे गए हों बीपीएससी शिक्षक बहाली में, जो बहाली 1992-93 के आसपास होती थी, वैसे सारे प्रश्न और भी पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को यहाँ हम लोग डिस्कशन एक एक करके सभी प्रश्न का करेंगे। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे आप लोग के सामने, हालांकि आप लोग इस नंबरिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि मैंने अलग अलग बुक से ये सारे प्रश्न लिए हैं और हर बुक में अलग अलग उसका नंबरिंग दिया हुआ है। तो आप लोग के सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कालकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, जिसका कि कार्यकाल 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक था। इसी के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में भी आया था, जिसमें भारतीय भाषाओं को समाचार पत्र प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हुई। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो यहाँ चार ऑप्शन आप देख रहे होंगे, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस, भूपेंद्र नाथ बोस। तो इसका सही उत्तर होगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद को 1923 ईस्वी में दिल्ली में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष बनाया गया। सबसे कम उम्र में उस वक्त इनकी आयु 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु में अबुल कलाम आज़ाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया वर्ष 1923 ईस्वी में। ये दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहने वाले अबुल कलाम आज़ाद ही हैं। जब इनको 1940 में बनाया गया था तो 1940 से 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो यहाँ ऑप्शन आप लोग के सामने मोहम्मद जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खान, उपयुक्त में से कोई नहीं, जब उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अधिकांशतः लोग आप लोग मोहम्मद अली जिन्ना को मारेंगे, लेकिन नहीं, राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। अब वो किस आधार पे माने हैं उस पर मैं आप लोग के सामने थोड़ा सा चर्चा कर लूँ। आप लोग को पता होगा 1909 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आया था। उस वक्त भारत का वाइसराय मिंटो था और भारत सचिव, ये पद ब्रिटेन में होता था, वो मार्ले थे। तो मार्ले मिंटो में ही एक प्रावधान आया था जिसमें मुस्लिमों को अलग निर्वाचक मंडल दिया गया था। तो मार्ले मिंटो में ही मुसलमान को अलग निर्वाचन देने की वजह से राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले हर एक टॉपिक वाइज जो मैं आप लोग को क्वेश्चन यहाँ करवाऊँगा वो जानकारी आप लोगों तक पहले पहुँच पाए, क्योंकि वीडियो पर डे शेयर कर पाना ये संभव नहीं है। इसलिए अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें।
अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो यहाँ तात्या टोपे को मान सिंह सिंधिया ने धोखा दिया। तात्या टोपे के हालांकि ये मित्र ही थे और अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। आप लोग कहानी पढ़े होंगे, कविता के माध्यम से भी पढ़े होंगे कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी रानी लक्ष्मीबाई जब 1857 की क्रांति में भाग ली हुई थी, अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर नरेश से जब सहायता मांगी तो वहाँ भी उसे सहायता नहीं मिली। तो सिंधिया शुरुआत से ही अंग्रेज के समर्थक रहे थे और उन्हीं के परिणाम से तात्या टोपे पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दिया गया। कुंवर सिंह जो कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। नाना साहब कानपुर से किए थे। अगला प्रश्न, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था। इसमें लेबर पार्टी को कोई प्रतिनिधि नहीं था। इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। जनरल डायर इसका सदस्य थे। तो इसका सही आंसर होगा, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। आप सभी को पता भी होगा या अगर नहीं पता होगा तो बता देना चाहता हूँ। 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया। चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय तथा मॉन्टेग्यू भारत सचिव। भारत शासन अधिनियम 1919 जो आया था उसमें एक बात उसी वक्त कही गई थी कि 10 साल के बाद एक समिति का गठन किया जाएगा और वो समिति भारत जाकर भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो भी कार्य होने थे उसकी जांच करेगा। लेकिन 1928 में ही 9 वर्ष के बाद ही एक आयोग आया जिसे साइमन कमीशन या साइमन आयोग कहते हैं। तो साइमन आयोग में सभी सदस्य विदेशी ही थे। यहाँ भारतीयों की समस्या थी तो यहाँ कम से कम लोगों का कहना था भारतीय की समस्या है, यहाँ किस प्रकार का काम कहाँ हुआ है, नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें जानने के लिए भारतीय लोग का होना इस आयोग में लाजमी है। लेकिन भारतीय लोग नहीं होने के कारण इसका विरोध हुआ था। थोड़ा सा साइमन कमीशन पे हम लोग बात कर लें कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, अब ये भारत कब आया। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि साइमन कमीशन का गठन, तो आप लोग याद रखिएगा 8 नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ और ये 3 फरवरी 1928 में भारत आया। तो साइमन कमीशन से ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ने दिया था। कभी कभी चंपारण सत्याग्रह से 1-2 प्रश्न और पूछे जाते हैं, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था, तो ये प्रश्न पूछता है कि चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किसने किया? तो वहाँ आप लोगों नाम याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल। इस बार बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई? तो उसे भी आप लोग याद रखिएगा, बत्तख मियाँ। चंपारण सत्याग्रह किस लिए होता था ये चीज़ें आप लोग को भली भांति पता होगी। जिन लोगों को पता नहीं हो उनके लिए मैं बता दूं कि अंग्रेज़ों की तरफ से ये भारतीय
किसानों पे प्रतिबंध था कि 3/20 भाग पे नील की खेती होगी। तो इसी वजह से भारतीय लोग इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त तक आधुनिक तरीके से नील बनने लगे थे, तो नील किसानों को ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था। इस वजह से भारतीय लोग इसका विरोध कर रहे थे और चंपारण में गांधी जी आकर इस चीज़ से लोगों को छुटकारा दिलाया। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो प्रथम महिला अध्यक्ष को 1917 में चुना गया था और ये थी एनी बेसेंट। प्रश्न अगर ये पूछे कि किस निम्नलिखित में से किस महिला को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष चुना गया, तो एनी बेसेंट। और अगर प्रश्न ये पूछे कि किस भारतीय महिला को कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष चुना गया, तो आप लोग उस नाम को याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। नरमपंथी और गरमपंथी नेता कौन थे, इनकी क्या क्या घटनाएं हैं, ये सारा चीज़ें की वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आप लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि नरमपंथी नेता कौन थे, गरमपंथी नेता कौन थे। तो यहाँ आप लोग के सामने जो प्रश्न है, अधिक नरमपंथी नेता थे तो शहरी क्षेत्र से थे। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा कि अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे वो शहरी क्षेत्र के थे। मैं आप लोग को कुछ नरमपंथी नेता का नाम बता दूं, इसमें आप फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, दिनसा वाचा, पंडित मदन मोहन मालवीय, ये सब नाम आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान प्रारंभ हुआ? तो इसका भी प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान प्रारंभ हुआ? तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। आप सभी को पता होगा या अगर नहीं भी पता हो तो आप लोग को बता रहे हैं, 7 जुलाई को ये घोषणा हुआ कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। सात नहीं, 20 जुलाई को लॉर्ड कर्जन, जो कि भारत का वायसराय था, उसने घोषणा किया कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त से स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। जो भी चीज़ें मैं क्वेश्चन का जो आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन को आप अपने से पहले करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो जो मैं बता रहा हूँ उस आंसर को समझिए। उसके अलावा उससे संबंधित अन्य तथ्य को जो मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ देखिए मैं आप लोग को बताया, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान प्रारंभ हुआ, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध दौरान। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, ये देखिए यहाँ मैंने आप लोग को बताया 7 अगस्त। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ, यहाँ 16 अक्टूबर। एक ही प्रश्न में मैं आप लोग को 5-7 प्रश्न बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोग उस चीज़ों को अच्छा से समझिए। अगला प्रश्न, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो गोलमेज सम्मेलन 1931-32 के आसपास हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में हुआ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ही एक ऐसा सम्मेलन था। देखिए फिर यहाँ मैं आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ प्रश्न से हटकर। पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में आप लोग को बता दूँ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ही एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस की ओर से
महात्मा गांधी गए थे। और भीमराव अंबेडकर एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और अभी यहाँ प्रश्न आती है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो इसका उत्तर होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। कांग्रेस की ओर से गांधी जी थे और एक तरह से कहिए तो दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ भीमराव अंबेडकर गए थे। तो भीमराव अंबेडकर की मांग थी कि दलित को भी एक पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए। तो इसी बात से असहमति बनी। गांधी जी का कहना था कि जब भारत एक ही राष्ट्र है तो फिर दलितों को क्यों अलग निर्वाचक मंडल दिया जाए। तो गांधी जी इनके पक्ष में नहीं थे, अंबेडकर पक्ष में थे। बात इसी वजह से नहीं बनी। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था, देखिए यहाँ से आप लोग फिर याद रखिएगा, मैं आप लोग को बता रहा हूँ 1929 का कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका भी आंसर यही होगा कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी दिन घोषणा किया गया कि अब से हम लोग स्वतंत्र हैं और आगे आने वाले 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो फिर आगे उसी 26 जनवरी को हम लोगों ने पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। आप लोग के सामने अगला प्रश्न कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इस ऑप्शन के अनुसार अगर ऑप्शन में स्वामी दयानंद रहे तो वहाँ आप लोग स्वामी दयानंद को टिक कीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक को नहीं। लेकिन इस ऑप्शन में यही सही उत्तर होगा। फिर से आप लोग को यही कहूँगा कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। अगर इस वीडियो में आप लोग 50 लाइक देते हैं तो आप लोग के लिए और भी आगे प्रश्न आप लोग को दिया जाएगा, प्रश्न आप लोग को करवाया जाएगा। और धीरे धीरे आप लोग का जैसा साथ मुझे मिलेगा वैसा ही मैं आगे आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।